नहीं देखो, ऐसा ना कि जनमानस में मैंने काम किया है, मैं उन लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं चुनाव हारा भी हूँ, तभी जनता के बीच में रहा हूँ। मैदान मैंने छोड़ के, विधानसभा छोड़ के मैं गया नहीं हूँ। नमस्कार, मैं किशन सिंह और आप देख रहे हैं आपका खबरी। 5 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और बाकी हैं 2 चरण। छठे चरण के मतदान कल होना है और इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती में और हमारे साथ मौजूद हैं आज पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या विचारधारा है, उन्होंने पार्टी सपा क्यों ज्वाइन की। बहुत से तीखे सवाल आज उनसे किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने का क्या मकसद था और आपकी राजनीति की शुरुआत कहां से हुई? 2006 में सामाजिक सेवा में आने का मैंने मन बनाया और सामाजिक सेवा में आकर के जन सेवा करने का जो मैंने मन बनाया था, शुरुआत मैंने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के बाबा साहब के सिद्धांतों वसूलों के आधार पर मैंने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से राजनीति मैंने शुरू की थी। अगर बात की जाए बसपा में आपने लगभग 15 साल से ऊपर आपने समय दिया अपना और फिर सपा ज्वाइन की। क्या कारण लगा कि आपको समाजवादी पार्टी? मैं बहुजन समाज पार्टी में बाबा साहब की नीतियों और उनके सिद्धांतों में आस्था रखते हुए मैंने काम किया। वर्तमान में मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी जो वसूल सिद्धांत हैं, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, अकलियत के लोगों के हित के लिए जो सिद्धांत था, उससे कहीं वो भटकती नजर आई। इसीलिए मैंने, और दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनकी नीतियां और सिद्धांत हैं और जो सर्व समाज को साथ लेकर के काम करने का, विकास करने का और सम्मान देने का जो उनका कार्य रहा, उससे प्रभावित होकर के मैंने समाजवादी पार्टी ग्रहण किया। अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि आप जिस पार्टी में रहते हैं आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक रहती है। अब बसपा में थे आप, 3 बार रहे, तीनों बार आपको टिकट मिला। अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और समाजवादी पार्टी ने भी आप पे दाव खेला है। इसको आप कैसे, मैं आपकी समझूं कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता के बीच में रह के काम करता हूं। पार्टी के जिम्मेदार जब महसूस करते हैं कि जिसको जिताना है, लड़ाना है या जो जीत सकता है, उनका अपना तरीका है। मैं तो इतना जानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा करता हूं, लगा रहता हूं, पार्टी की कार्यकर्ता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करता हूं। पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना है, वो तो पार्टी का काम है। उसमें मेरा ऐसा नहीं है कि पहुंच के आधार पर कोई बात होती है, ऐसी बात नहीं। मैं अभी रुदौली में घूम रहा था कि जनता से मैंने पूछा कि आपको प्रसाद चौधरी जी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, तो उन्होंने कहा उनकी जो मुस्कान है वो मन मोह लेती है सबका। देखो, ऐसा ना कि हम लगातार 15-16 वर्षों से लोगों के बीच में रहे हैं। हमेशा दुख दर्द, कोई परेशानी हो, किसी मुश्किलों में भी उनके साथ मैं खड़ा होने का पूरा प्रयास करता हूं और हर संभव मैंने कोशिश की है कि उनकी समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से समय से पूरा कर दिया जाए। सपा सरकार ने तो तमाम वादे किए हैं कि वो सत्ता में आएगी तो 300 यूनिट फीस बिजली देगी, महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। आप अगर विधायक चुने जाते हैं इस विधानसभा की, यहाँ की जनता आपको अपना मत दे के विधायक चुनती है, तो आप क्या अपने स्तर पे क्या करना चाहेंगे इस विधानसभा के लिए? मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं 5 वर्ष विधायक था जी। 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधानसभा 309 रुधौली में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ था, उस रफ्तार से सड़कें बनती तो आज 15 साल बाद सड़कों को बनाने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल होता। लेकिन वर्तमान में जो विधायक हैं, इन्होंने या जो सरकार रही उतने ढंग से काम नहीं किया। यहाँ तक कि ये 5 साल की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कुआनो नदी मेरी विधानसभा से सटे गुजरती है, आमी नदी सटे गुजरती है। आवागमन के लिए तमाम जगहों पर पुल की आवश्यकता है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अदद पुल भी बनाने का काम नहीं किया, जबकि मेरे समय, जब मैं मेरे कार्यकाल में चौरा घाट, महादेवा घाट, बाड़ू घाट जैसे महत्वपूर्ण पुल को बना करके हमने आवागमन का काम, गोंडा से जोड़ने का काम, अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम मैंने किया था। और सड़कों के मामले में मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आज की तारीख बहुत ख़राब है। जो इनका गड्ढा मुक्ति का दावा है, खोखला है। सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं, विकास शून्य है, कानून व्यवस्था वर्तमान में शून्य है। आपने अभी देखा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरीके से उन्होंने नंगा नाच किया, गुंडई किया, किसी को पर्चा खरीदने से वंचित किया। तमाम जगहों पे महिलाओं के साथ, जो महिला हमारी कैंडिडेट थी, उनके साथ भी इन्होंने अभद्रता करने की कोशिश की। और कानून व्यवस्था के सवाल पे कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी
सर्व समाज की बात करती है, लेकिन अब मैं कहना चाहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर जातियाँ थी, जो फाउंडर जातियाँ थी, फाउंडर जातियों को भी अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनकी फाउंडर जातियों के सैकड़ों हजारों निर्दोष लोगों को काउंटर के नाम पर हत्या करने का काम एक कोड वर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी का ठोक दो के कोड वर्ड पे हजारों हजार उस समाज का अपमान किया, हत्याएं की है जो फाउंडर जातियां हैं। और इतना ही नहीं, आजकल एक नया कोड वर्ड इनका है, लंगड़ा कर दो। स्मार्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की इतनी ज़बरदस्त हो गई है, इतना निशाना सटीक हो गया है कि एक ही जगह पकड़ के मार देते हैं लंगड़ा करने के नाम पर। देश की सीमाओं पे उत्तर प्रदेश पुलिस से बेहतर जिसको प्रशिक्षण मिलता है। सेना में रहने वाले लोग आमने सामने जब दोनों देशों की सेनाएं लड़ती हैं तो गोली अपने सैनिकों को भी लगती है, उनको भी लगती है। लेकिन वाह रे उत्तर प्रदेश की पुलिस की बदमाश गोली चलाता है, इनको गोली नहीं लगती है और इनकी गोली एक निश्चित जगह पे लगती है, सभी बदमाशों को निश्चित जगह लगती है। इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुश्वारियाँ कितनी हैं और किस तरीके से ये गोली मारी जा रही है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि पकड़ के मारी जा रही है, लेकिन संदेह तो इसी का है कि पकड़ के उसी जगह पर मारी जाती है। और कहना चाहता हूँ कानून व्यवस्था के सवाल पर हाथरस में आपने देखा है एक दलित बेटी के साथ किस तरीके से बर्बर बलात्कार हत्या की गई और उसकी डेड बॉडी को भी परिवार को नहीं दिया गया जलाने को। गोरखपुर में आपने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री का इलाका है, होटल में एक व्यवसायी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने देखा है निहत्थे किसानों पे मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर निहत्थे किसानों पे हत्या करने काम किया है। ये सरकार निरंकुश है, कानून के नाम कोई चीज़ नहीं है। इसलिए लोगों में गुस्सा है, लोगों में इस बात का गुस्सा है कि वर्तमान सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है। इतना ही नहीं, नौजवान, किसान, बेरोजगार सबको इन्होंने सपना दिखाया था। किसानों को सपना दिखाया कि आपकी आय दूना कर देंगे, नौजवानों को सपना दिखाया कि हम करोड़ों की नौकरी दे देंगे, गरीबों को सपना दिखाया कि 15 लाख रुपया दे देंगे। ना उनको 15 लाख दिया, ना उनको नौकरी दिया, ना किसानों की आय दूना हुई। और इसी दौरान महंगाई बेलगाम, पेट्रोल 58-60 रुपया का 100 पार हो गया, डीजल 47-50 का मिलने वाला 90 पार हो गया, रसोई गैस 400 का 1000 पार हो गया। सीमेंट आप देख रहे हैं, जो घर छोटा मोटा घर बनाना चाहते हैं, सीमेंट 200 रुपया की मिलने वाली 400 पार कर गई, सरिया 3500 का मिलने वाला 6500 हो गया, गिट्टी मोरंग 40-50 रुपया का मिलने वाला 100 रुपया फिट हो गया। तो महंगाई इतनी चरम पे है, आमदनी लोगों में है नहीं। किसानों के सपनों का भी कत्ल किया इस सरकार ने, नौजवानों के सपनों को भी कत्ल किया, गरीबों के सपनों को भी कत्ल किया, विकास इन्होंने किया नहीं। तो सर्व समाज में गुस्सा है और सर्व समाज ने मन बनाया है कि सरकार को हटा के माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनानी है और साइकिल की बटन दबानी है। उसका कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी ने एक फैसला लिया है कि हमें जनता के हित में काम करना है। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन किया ये काम क्या करेगी पार्टी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे बिना जाति पूछे, धर्म नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछना है, प्रत्येक महिला को 1500 मासिक पेंशन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे दिया जाएगा। और इतना नहीं, जानते हैं गरीबी बहुत है उत्तर प्रदेश में, बिजली का बिल देने के लिए लोगों को मुश्किलें आती हैं, कनेक्शन कट जाता है, अगर किसी ने कटिया कनेक्शन लगा लिया तो FIR करके लोग जेल चले जाते हैं। माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को समझा और एक फैसला लिया, एक संकल्प लिया है कि सरकार बनने पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, किसी को समस्या नहीं आएगी। और आप जानते हैं कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार ने मानसिक रूप से विकलांग, अपाहिज बनाने की साजिश की है, पढ़ाई लिखाई से बाधित करके, खासकर गरीबों को, वंचितों को। इस दिशा में भी समाजवादी पार्टी काम करेगी और खासकर बच्चियों की शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर KG से लेकर PG तक की शिक्षा निःशुल्क की जाएगी और इंटरमीडिएट पास होने के बाद 36,000 रुपया उन्हें अतिरिक्त रूप से भी देना सुनिश्चित करेगी पार्टी। और समाजवादी पार्टी कोई एक वर्ग के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए काम करती है। हमारे मुखिया ने फैसला लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते सभी कर्मचारी, जो कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन बहाली की सुविधा दी जाएगी, जिस तरीके से 2004 के पहले होता रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पद रिक्त हैं,
लगभग 10 लाख से ऊपर पद रिक्त हैं। अस्थायी रोजगार पहली कैबिनेट में देने की व्यवस्था है। 22 लाख आईटी सेक्टर में भी रोजगार सृजित कियाने की पूरी व्यवस्था है। इतने नहीं, किसानों के लिए भी, किसान दर दर ठोकर खाता है, कर्ज लेता है बैंक से, बैंक वाला ब्याज मांगता है, ब्याज नहीं दे पाया, फिर कर्ज लेता है, तो कर्ज और ब्याज के चक्कर में उसकी खेती बाड़ी भी नीलाम हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी की मुखिया ने बड़ा दिल करते हुए, बड़ी सोच रखते हुए किसानों के हित में फैसला लिया है कि किसानों को कर्ज मिलेगा और ब्याज नहीं लगेगा। किसान कर्ज का उपयोग करेगा और ब्याज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व्यवस्था करेंगे। तो किसानों की खुशहाली का सवाल है। दूसरा, किसानों के लिए 7 बोरी खाद भी फ्री देना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने खाद के 50 किलो को 45 किलो कर दिया, 5 किलो चुरा भी लिया और दाम भी बढ़ा दिया। तो किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, बालिकाओं के हित में और महिलाओं के हित में, सर्व समाज के हित में पेंशन दे करके पूरे समाज को सम्मान देने का फैसला माननीय अखिलेश यादव ने संकल्प पत्र के माध्यम से किया हुआ है। नेताजी, आपने दिख रहा है कि आपकी बातों से कि जनता बहुत आहत है, आप भी बहुत आहत है भाजपा की सरकार से, और आपने बड़ी अपनी उपलब्धियां गिना दी और गिना दिया कि सपा सरकार क्या क्या करेगी। एक सवाल जो आपने अपने बातों में कहा था कि गुंडागर्दी इस भाजपा सरकार में बढ़ी है और ये बढ़ा है, पर एक आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि गुंडागर्दी इनके सरकार में बढ़ जाती है। दूसरा, आपने कहा कि बसपा सरकार में जब आप थे, विधायक थे, तो आपने बहुत काम किया। तो जब वो काम किया पर एक छवि है समाजवादी पार्टी की कि इसको ऐसे देखा जाता है कि अराजकता बढ़ जाती है, तो आपका जो विकास का मॉडल रहा है 5 साल का, जिस पे आप वोट मांग रहे हैं लोगों से कि मैंने ये काम किया है, तो क्या इससे कुछ नुकसान पहुंचने वाला है आपको? कि आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से आप नहीं, देखो ऐसा ना कि जनमानस में मैंने काम किया है, मैं उन लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं चुनाव हारा भी हूँ, तभी जनता के बीच में रहा हूँ। मैदान मैंने छोड़ के, विधानसभा छोड़ के मैं गया नहीं हूँ। विकास को लोग आज भी याद कर रहे हैं कि मैंने विकास किया था। पिछली बार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की जुमले में, भारतीय जनता पार्टी की जो ख्याली पुलाव पका दिया था, जनता को गुमराह किया था, उसी के आधार पर जनता गुमराह हो गई थी। 41,600 पाके में एमएलए था, 70,000 में चुनाव में पाया भी था। तो लोगों का स्नेह, सहयोग, प्यार, मोहब्बत बढ़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुमराह होने से कुछ गुमराह हो गए थे, इसलिए मुश्किल आई थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उस जुमले को लोगों ने समझ लिया है, उनके झूठे वादों को समझ लिया है, और इसलिए पूरी तरीके से लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन्हीं को वोट करना चाहिए। ऐसा मुझे इसी से जुड़ा सवाल मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। रुधौली के अंदर आप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई किससे मान रहे हैं, बसपा या आम आदमी पार्टी? देखो, रुधौली वर्तमान में दूसरे नंबर की, पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी है, दूसरे नंबर पर लड़ने के लिए कि दूसरे कौन आने वाला है, वो 2 लोग लड़ रहे हैं। उसी में बीएसपी भी है, भाजपा है। अब दोनों आपस किस मुकाबले में लगे हैं कि हम दूसरे कौन पहुंच पाएगा। बाकी लड़ाई अभी आमने सामने की अगर थोड़ी बहुत लगती है, जो दिखता मुझे वो भारतीय जनता पार्टी से। एक सवाल और पूछूंगा उत्तर प्रदेश राजनीति से रिलेटेड। आप इतने साल राजनीति में रहे हैं, आपका क्या आंकड़ा है कि सपा कितने नंबर पे आके रुकेगी, कितने सीट जीतने वाली है, आपका आंकड़ा? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं, भारी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। किसानों के साथ जो दुश्वारियां हुई थी, किसानों के रास्ते में आंदोलन के समय जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पानी की बौछार ठंडे में की, देशद्रोही कहा, पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, चाइना समर्थक कहा, ना जाने क्या क्या कहा, और उसके बाद हत्या करने काम भी गाड़ी चढ़ा के किया। 700 शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। लेकिन जो लोहे की कील समाजवादी पार्टी के सम्मान के बाद भी समाजवादी पार्टी सहयोग भी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने लोहे की कील लगाई थी किसानों के रास्ते में। लेकिन किसानों ने जज्बा दिखाया, हौसला बढ़ाया अपना, और उनके हौसले को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। हार नहीं मानी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की घमंडी सरकार को घुटने के बल रेंगने को मजबूर किया। किसानों को मैं सलाम करता हूं और कहना चाह रहा हूं, किसानों ने उस लोहे की कील को भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में लगा दिया है और ऐसा माहौल बना दिया है। सहारनपुर से लेकर के किसानों ने, नौजवानों ने, गरीबों ने, वंचितों ने, जो दुखी पीड़ित हैं, वो सारे लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का
सुफड़ा साफ हो रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये अपने आप हवा आंधी चल रही है। सहारनपुर चुनाव हो रहा है, आप पता कर लो। इनके मीडिया के लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी से आयोजित हैं, प्रायोजित हैं, पेडेड हैं, जो कुछ कह लो आप, सारे लोगों के अब चेहरे सूखे हैं। गाड़ियों पे अब वो झंडे नहीं दिख रहे हैं जो हर आदमी झंडा का रोब दिखाता था भारतीय जनता पार्टी, वो रोब गायब हो रहा है। उनके चेहरे अब वो चीज़ नहीं रह गई है। इससे अंदाज़ा उनको भी लग रहा है कि उनका दिन कम है, अंतिम हो रहा है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जनता में बहुत आक्रोश है और आप विधायक बनने वाले हैं, तो क्या रुधौली की जनता मान ले कि एक मंत्री हमारे यहाँ से आने वाला है? नहीं, देखो ये बातें तो मैं नहीं कह सकता। ये हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर डिपेंड है। उनको मुख्यमंत्री बनना है और उनको सरकार चलानी है, ये तय करना उनका काम है। पहले आवश्यक है कि रुधौली की जनता विधायक बनाए और रुधौली विधानसभा उस सरकार में शामिल हो, भागीदारी रुधौली की हो, ये सुनिश्चित आम जनता रुधौली की कर रही है। और बाकी मुखिया माननीय अखिलेश यादव रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, वो अपने तरीके से सरकार चलाएंगे। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते रहते हैं और काम करते रहेंगे। मैंने आपसे बीच में एक सवाल किया था कि जब आप अगर विधायक बन जाते हैं तो अपने स्तर पर रुधौली के लिए क्या करेंगे? आपने इस सवाल को थोड़ा घुमा दिया, आपने सपा की नीतियां बता दी। मैं हर जिनसे भी मिलना उनसे ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप अपने पर्सनल स्तर पर क्या करेंगे? मैं विधानसभा 309 रुधौली के लिए सबसे पहले मैं सड़कों के विकास के सवाल पे पूरा काम करूंगा। जिस तरीके से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और तमाम इलाके में अभी सड़कें नहीं बनी हैं और कुआनो नदी पे कई जगह पुल की मांग है, तो सड़कों का काम, पुलों का काम किया जाना है। शिक्षा के मामले में अभी काफ़ी कुछ किया जाना है, अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है, उसको भी करेंगे। और जो मेरे मन में एक सपना है रुधौली विधानसभा के लिए, वो एक है कि महिलाओं के लिए कम से कम 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पूरी सुविधाओं के साथ रुधौली विधानसभा में होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि रुधौली के लोग पीएससी सीएससी में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। कोई गया, उसको पता चला कि रिफ़र कर दिया बस्ती, बस्ती वाला रिफ़र कर दिया लखनऊ या गोरखपुर, भटकते रहते हैं। तो उनकी सुविधाओं के लिए एक बढ़िया अस्पताल की आवश्यकता है। और सब उससे और भी एक महत्वपूर्ण मैं बता दूं, ये हमारा रुधौली किसान आधारित इलाका है, खेती आधारित इलाका है। इसके उत्पाद जो यहाँ के उत्पादन होता है कृषि से, उससे आधारित उद्योग धंधे लगाए जाने की आवश्यकता है, जिससे किसानों को बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके, अपने उत्पादन का उन्हें बेहतर लाभ मिल सके। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि कृषि आधारित उद्योग लगाने की। आखिरी में, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया हमारा, बस आखिरी में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे रुधौली की? आम जनमानस से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग कुछ गुमराह करने की कोशिश करें, किसी प्रकार की साजिश करने की कोशिश करें, क्योंकि चुनाव का अंतिम समय है। ये लोग जालसाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम रुधौली के लोगों से आग्रह करते हैं कि बिना किसी साजिश के शिकार हुए आपस में भाईचारा बना के, सौहार्द बना के, और इस किसान विरोधी सरकार को, नौजवान विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, विद्यार्थी विरोधी सरकार को, जो सब समाज की विरोधी सरकार का है, इसको हटाने के लिए कल 3 तारीख को साइकिल की बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बना के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएं और जो विकास की डोर टूट गई है उस विकास की डोर को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी ने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और अपनी बातों को सामने रखा और उन्होंने बताया कि भाजपा से आखिर कितना जनता त्रस्त हो चुकी है और बदलाव की बात ये कर रहे हैं। अब देखने वाली दिलचस्प बात तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर रुधौली की जनता ने अपना मत किसको दिया है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा में किसी एक नए नेता के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका खबरी। धन्यवाद।